आज व्यू 360 में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ क्या सिर्फ ख़वातीन का मसला है? मिली हुकूक़ निस्वां की जंग में मर्दों की ज़हन साजी करने वाले उमर आफ्ताब से। वालिदैन को भी अगर ज़रा भी कोई सिम्टम हो तो बच्चे को तो स्कूल ही ना भेजें। पाकिस्तान में स्कूल तो खुल गए, लेकिन वालिदैन परेशान हैं। बच्चों को भेजने पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? और कंप्यूटर के दौर में कलम और तख्ती के साथ खताती का हुनर जिंदा रखने वाले एक माहिर की कहानी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। ये है व्यू 360। पाकिस्तान में औरत कितनी महफूज है? इस सवाल का जवाब ख़वातीन से ही लिया जाए तो बेहतर है। सर से पांव तक घूरती निगाहें, बिला इजाज़त छूने वाले हाथ, बेहुदा अल्फाज, इनकी तकलीफ वही जानता है जो इनके निशाने पे होता है। अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो ये बात भी साफ ज़ाहिर है अब कि जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के वाक़यात या फिर तशद्दुद के वाक़यात में मजहब, लिबास, मकाम और उम्र की कोई कैद नज़र नहीं आती। पढ़ने वाली बच्ची से लेके बुजुर्ग खातून तक, दफ्तर में काम करने वाली लड़की से लेके सफ़र पे निकलने वाली माँ तक, निशाना तो कहीं भी कोई भी बन सकता है। औरत दिल में एक डर लिए जीती है और ये एक हकीकत है। ये सबसे मुश्किल बात है, ये हकीकत कि मुझे कहीं भी जाने का फैसला करने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इस मुल्क, इसकी गलियों और सड़कों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी भी मर्द का, और मैंने उन्हें कहीं निकलने या कोई काम करने से पहले ऐसे 2 मरतबा सोचते नहीं देखा। हम औरत मार्च में कई दफा एहतजाज कर चुके हैं। हर बार जब कोई रेप होता है तो सब सड़कों पर बाहर निकल आते हैं और ये मुसलसल हो रहा है। सड़कों और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सरापा एहतजाज हैं। मुजरिमान को सरेआम फांसी देने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन फांसी तो ज़ैनब रेप केस के मुजरिम को भी दी गई थी। ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाले कहते हैं कि हालात तभी बदलेंगे जब औरत पर सवाल उठाने के बजाय मर्दों का रवैया बदलने पर भी तवज्जो दी जाएगी और मर्दानियत की बुनियाद ताकत पर नहीं बल्कि एहतराम पर रखी जाएगी। आज सबसे पहले समन खान लाहौर से हमें मिलवा रही हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जो 20 साल से ख़वातीन के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जंग में उनके शाना बशाना खड़ा है। ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना अमूमन ख़वातीन का ही काम समझा जाता है। मिलिए उमर आफ्ताब से जो 20 साल से पाकिस्तानी औरत के हकूक़ की जंग में इसके शाना बशाना है। 1999 में उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की बुनियाद रखी, जिसका मकसद ख़वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना था। ये पहला कदम उठाना आसान न था। सोसाइटी ओवरऑल पेट्रियार्कल है और औरत को और औरत के से रिलेटेड चीज़ों को एक बड़े सर्टन अंदाज से देखा जाता है। सबसे पहले तो बल्कि दोस्त ही मजाक उड़ाते थे, तुम मतलब मर्दों के औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रहे हो। उमर का मानना है कि मुआशरे में औरत को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इसे मजबूत बनाने से नहीं मिलेगा, इसके लिए मर्दों को साथ लेकर चलना होगा। इसीलिए जब उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आगही के लिए 2005 में व्हाइट रिबन नामी तंजीम कायम की तो सिर्फ ख्वातीन को ही कानूनी मदद फराहम करने पर नहीं रुके, बल्कि मर्दों के रवैयों में तब्दीली लाने के प्रोग्राम्स भी शुरू किए और कम उम्र लड़कों की सोच मुस्बत बनाने पर तवज्जो देना जरूरी समझा। जितना औरतें अपने राइट्स पे अवेयर होती गई तो हमने देखा कि तशद्दुद बढ़ता गया कि वो मर्द जो है वो जब औरत अपना राइट मांगती है तो वो उसको एक रिबेलियस एटीट्यूड समझता है कि वो तैयार नहीं है उसको राइट देने के लिए। लेकिन जब हम फादरहुड के कॉन्सेप्ट से उनसे बात करते हैं कि कैसे जो घरेलू तशद्दुद है वो उनके बच्चों के ऊपर असरअंदाज होता है, तो फिर हमने देखा है कि कुछ लोग जो है इसके ऊपर थोड़ा कॉन्शियस जो है वो हो जाते हैं। उमर आफ्ताब छाती के कैंसर में मुब्तला ख्वातीन के लिए अवामी ताउन से पाकिस्तान का पहला ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल भी बना रहे हैं, जहां तशखीस से लेकर मुकम्मल इलाज और जाती मुआयने की तरबियत से लेकर आगाही तक तमाम काम एक ही छत तले होंगे। सिर्फ ब्रेस्ट का वर्ड जो है उसको लेना जो है वो हमारे लिए बहुत साल एक चैलेंज रहा। जब हम पहली दफा पंजाब के एक डिपार्टमेंट के पास गए एक बिल्डिंग को पिंक कराने के लिए, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्डिंग सिर्फ ग्रीन होती है, ये पिंक नहीं हो सकती। उमर
उमर कहते हैं कि 3 साल की कोशिशों के बाद जब अक्टूबर 2015 में मीनार पाकिस्तान को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फैलाने के लिए गुलाबी रंग की बत्तियों से रोशन किया गया, तो ये इनके लिए एक यादगार लम्हा था। ख्वातीन की सेहत, तालीम और जिनसी और मुआशी इस्तेहसाल के बारे में आवाज उठाने वालों पर अक्सर मगरबी एजेंडा को फरोग देने का इल्जाम आयद किया जाता है। उमर इस तनकीद को यूं रद्द करते हैं। अब मेरा ये सवाल लोगों से होता है कि यार अगर तुम्हें ये कहा जाए कि तुम अपनी बच्ची की तरबियत जो है वो अच्छी तरह करो, या तुम अपनी बीवी को मारपीट ना करो, या उसके साथ अच्छा सलूक करो, या अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दो, तो ये वेस्टर्न एजेंडा कैसे है? सिंफी बराबरी के लिहाज से पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 153 मुल्कों की फहरिस्त में गुज़िश्ता साल 151वें नंबर पर आया था। उमर की नजर में उनकी 20 साला कोशिशों का निचोड़ यही है कि औरतें अपनी राह में हायल रुकावटों को खुद हटा तो सकती हैं, लेकिन अगर मर्द भी साथ दे तो मंजिल तक पहुंचना किसी हद तक आसान जरूर हो सकता है, जिसका फायदा सिर्फ औरत नहीं बल्कि पूरे माशरे को होगा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। जिनसे हिरासानी या तशद्दुद यकीनन सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन दूसरे मुल्कों की तरफ इशारा करने से पाकिस्तान में यह मसला ख़त्म तो नहीं हो जाता। तो मुल्क के वो क्या मखसूस समाजी हालात हैं जिन्हें या तो बदलने की या फिर नए जाविये से देखने और समझने की ज़रूरत है, उस बारे में आइए देखते हैं ये गुफ्तगू। अगर आप पुलिस एहलकार की बात करें, जो CCPO साहब थे, जो एक आला ओहदे पे फाइज एक अफसर हैं, और उनके साथ ही साथ वो लोग जो उनका दिफा कर रहे थे, जो हुकूमती नुमाइंदे थे, इट्स नॉट जस्ट कि वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे थे, उसके साथ ही साथ इफ यू नोटिस देयर टोन, जो हमें जिस बात पे दुख हुआ है, अगर आप उनकी टोन सुने, असद उमर साहब CCPO साहब का दिफा करते हुए हंस रहे थे जब इस केस के बारे में बात कर रहे थे। और इसी तरह बहुत सारे और वुज़रा हैं जिन्होंने जो एक हमदर्दी चाहिए होती है, एक एम्पैथी चाहिए होती है, इस वक्त मुल्क की सारी खवातीन जो हैं उनके दिल रो रहे हैं, वो बहुत अफसरदा है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे मर्द भी। दिस इज ओवरऑल ये एक समाजी मसला है। नायब, जब भी हमने माजी में देखा ऐसा केस होता है तो सरेआम फांसी देने या सजा देने का जो एक है वो मुतालबा सर उठा लेता है, और हमने ज़ैनब के केस में भी देखा कि मुजरमान को फांसी दी गई, लेकिन ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते आ रहे हैं। आपके ख्याल में ये फौरी सजा देने की बहस असल मसले के हल के ढूंढने में क्या किरदार अदा करती है? हमारे माशरे के हुक्मरान और खास तौर पे जो मर्द हजरात हैं, वो रूट कॉजेस के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहते ना, वो पेट्रियार्की के बारे में बात नहीं करना चाहते, वो ये बात नहीं करना चाहते कि रेप एक शो ऑफ पावर है। रेप हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो खवातीन को जंगों के बाद रेप किया गया, क्या वो भी लस्ट के लिए था? खवातीन को साइलेंस करने के लिए रेप किया जाता है। इंटीमेट पार्टनर्स जो जहां ऑलरेडी एक सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, वहां पर भी खवातीन को रेप किया जाता है। तो रेप पावर एग्जर्ट करने का एक तरीका है, और रेप इसलिए होता है क्योंकि माशरे में एक रेप कल्चर है जो खवातीन को डिह्यूमनाइज करता है। जब तक इस पे बात नहीं होगी, और इसके साथ ही साथ जब तक ख्वाह वो वजीर आजम साहब हो या हुकूमती कोई नुमाइंदे हो, मैं इनके हैंगिंग वाले क्लेम्स को तब तक सीरियसली नहीं लूंगी जब तक वो कन्विक्शन रेट्स की भी बात करें जो इस वक्त 2% है, और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट की बात करें, और उसके साथ साथ समाजी जो इस्लाह है और इदारों का रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशरी को सेंसिटाइज करें, लॉयर्स और कोर्ट्स को बेहतर बनाए खवातीन के लिए, तब तक ये इसका कोई हल नहीं है। Do you think कि जो गम गुस्सा हमने इस केस के बाद देखा, सोशल मीडिया पर भी एहतजाज भी हुआ, वो जो गम गुस्सा है वो हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो ऐसे सख्त क़वानीन मुतारिफ कराए, जिस ट्रेनिंग की आपने बात की, एहलकारों को ट्रेन करे कि किस तरह से हसास तरीके से इनके केसेस को हैंडल किया जाए? क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसको तरजीह देगी? देखिए, मुझे इस वक्त जितना कुछ भी नजर आ रहा है वो ये है कि हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो है पॉपुलिस्ट किस्म की, मीनिंग के लोग गुस्से में हैं, लोगों को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, उनके सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, और इस वक्त जो एक वायलेंस का या एंगर का जो खासतौर पे वायलेंस का जो एक फेटिश है हमारे माशरे के मर्द हजरात की तरफ से, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे बयानात दिए जा रहे हैं। अगर
خواہ وہ کل کی وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ ہو, اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں, اگر آپ وزراء کے بیانات دیکھیں, تو مجھے کہیں کوئی کانکریٹ لانگ ٹرم چینجز کی بات نہیں آئی. یہ بتائیے کہ آپ خود بھی صحافی ہیں اور اس طرح کے کیسز کی کوریج پر چاہے پاکستان ہو یا خطے کی بات کریں تو اس پر اعتراضات اٹھتے ہیں جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا تبدیلی لانا ضروری ہے میڈیا کے اندر تاکہ ان کیسز کی رپورٹنگ حساس طریقے سے کی جائے؟ جس طرح سے انہوں نے وکٹم کی آئیڈینٹی کو پرزرو کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے آواز اٹھائی ہے جو انویسٹیگیشنز کے اوپر وداؤٹ لیکنگ ہر آئیڈینٹی, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک امپروومنٹ آ رہی ہے. اور ایک جو نیگلیجنس ہوئی کہ جب جو سسپیکٹس ہیں ان کے نام ٹی وی کے اوپر چلا دیے گئے تو دیٹ گیو دیم ٹائم ٹو فلی. As media people, myself as an analyst or an activist, ہم نے کیسے انویسٹیگیشن کو ایڈ کرنا ہے, ہم نے کیسے کویسٹ فار جسٹس جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے. ہمیں سینسیشنلائز نہیں کرنا, ہمیں انیتھیکل نہیں ہونا, ہمیں بغیر تصدیق کیے رپورٹس کو جاری نہیں کرنا. پاکستان سے چلتے ہیں یورپی ملک بیلاروس, جہاں صدر کے 27 سالہ اقتدار کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس مہم کی قیادت کر رہی ہیں خواتین. پچھلے کچھ ہفتوں سے ہر اتوار کے روز 1 لاکھ سے زیادہ افراد پرامن مظاہروں کے لیے سڑکوں پر نکل رہے ہیں. 9 اگست کو جب ملک میں صدارتی انتخابات ہوئے تو صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے بیشتر مخالف امیدواروں کی نامزدگیاں مسترد کی جا چکی تھیں اور بعض کو تو اپنی جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنا پڑا. ایسے ہی ایک سیاستدان کی اہلیہ نے صدر کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر جمہوریت کے لیے اس مہم کا چہرہ بن گئی. اپنی حفاظت کے لیے انہیں بھی ملک چھوڑنا پڑا اور اب وہ لتھوینیا سے اس مہم کا ساتھ دے رہی ہیں جسمین پیش نظر آتی ہیں. صدر لوکاشینکو تو جیت کا دعویٰ کر چکے ہیں, لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ عوام اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے. بیلاروس کے مظاہرین ایک بار پھر اپنی تحریک کی علامت یعنی سرخ اور سفید جھنڈے لیے بیلاروس کے دارالحکومت منسک کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. اتوار کے روز 1 لاکھ سے زیادہ پرامن مظاہرین نے مسلسل چوتھے اختتامی ہفتہ پر شہر کے مرکز کی طرف مارچ کیا. مظاہرین اگست کے متنازع الیکشنز کے بعد صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی تقریباً 25 سالہ حکمرانی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدر کو اقتدار میں رکھنے کے لیے دھاندلی کی گئی تھی. ہم اپنی خود مختاری اور اس غیر قانونی صدر کو ہٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں جس نے بددیانتی پر مبنی ذرائع سے اقتدار پر قبضہ کیا ہے. خواتین اس تحریک کی روح رواں ہیں اور پولیس کے کریک ڈاؤن کا بہادری سے سامنا کر رہی ہیں. پولیس اب تک 7000 سے زیادہ خواتین کو گرفتار کر چکی ہے. نئے حربے کے طور پر خواتین صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی سیکیورٹی فورسز کو بے نقاب کر رہی ہیں. مظاہرین کو حراست میں لینے سے عوامی غصے میں اضافہ ہوا ہے. ان مظاہرین کی طرف سے ملک کی جیلوں میں مسلسل مار پیٹ اور تشدد کے سنگین قصے بھی سامنے آ رہے ہیں. میرے متعدد دوستوں کو جیل میں ڈال دیا گیا اور پولیس نے ان کی تذلیل کی. میرے بہت سے دوست ہیں جو اس المیہ سے گزرے ہیں. اس کے بعد صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی خفیہ پولیس نے اس شورش کو دبانے کے لیے حزب اختلاف کی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا ہے. بیشتر اب تک گرفتار ہو چکے ہیں یا انہیں جبری طور پر جلا وطن کر دیا گیا ہے. ان میں حزب اختلاف کی رہنما ماریا کولسنکووا بھی شامل ہیں جنہیں گزشتہ ہفتے نقاب پوش سیکیورٹی ایجنٹس نے اٹھا لیا تھا. صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا اصرار ہے کہ مظاہرے مغربی طاقتوں کے ایما پر کیے جا رہے ہیں اور یہ انہیں عہدے سے ہٹانے کی سازش ہے. اور ان کا اصرار ہے کہ نیٹو کے فوجی دستوں کو روس کی سرحدوں پر دھکیل دیا جائے. اپنی ملاقات کے دوران وہ یہی بات صدر ولادیمیر پوتن سے بھی کریں گے. وہ اپنی حکومت کی سلامتی کی گارنٹی کے بھی خواہاں ہیں, جبکہ یہاں موجود مظاہرین کو امید ہے کہ اتوار کی بڑی ریلی سے کرملن کے لیے ایک مختلف پیغام جائے گا کہ صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے پاس اب قوم کے لیے بات کرنے کا اختیار نہیں ہے. روس مشکل صورتحال میں ہے کیونکہ اگر وہ لوکاشینکو کی حمایت کرتا ہے تو وہ بیلاروس کے عوام کی حمایت سے محروم ہو جائیں گے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ بھی اپنے ہمسایہ ملک روس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. در حقیقت وہ اسے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے بعد کے دور میں ایک ترجیح کے طور پر دیکھتے ہیں. چارلس مینز کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. دنیا بھر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کی تفصیل اور دیگر دلچسپ کانٹینٹ کے لیے آپ جب چاہیں اردو VOA کے فیس بک پیج پر لاگ آن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہم آپ کے لیے موجود ہیں. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सबब 6 माह तक बंद रहने के बाद अब बहुत से तालीमी इदारे खुल गए हैं, लेकिन मुल्क में कोविड-19 के नए केसेस में इजाफा भी नोट किया जा रहा है। 14 अगस्त से 14 सितंबर का डेटा अगर देखें तो 14 अगस्त को 626 नए केसेस सामने आए थे। 31 अगस्त को कम तरीन नए केसेस रिकॉर्ड हुए, जिनकी तादाद 213 थी, मगर फिर रोजाना ही इससे ज्यादा केसेस सामने आते रहे हैं और 12 सितंबर को ही 584 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमती ओहदेदार यकीन दहानी करा रहे हैं कि जहां कहीं किसी भी तालीमी इदारे में अगर केसेस सामने आए तो उनसे इंफरादी तौर पर डील किया जाएगा और इदारे को सील भी किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा इस्लामाबाद के रफा मेडिकल कॉलेज में किया गया, जहां पे कम से कम 16 नए केसेस सामने आए। अब वबा तो खत्म हुई नहीं, वालिदैन खासे परेशान हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। इस बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी तजावीज़। इस वक्त भी मरीज दाखिल हैं, कोई 2-2.5-3 हज़ार मरीज दाखिल हैं, जिसमें कुछ क्रिटिकल भी हैं। जब तक अस्पताल में कोई मरीज ना आए, मेरे सारे बिस्तर खाली हो जाएं, तो फिर हम कह सकते हैं कि जी वो ख़त्म हो गया है। डेफिनेटली स्ट्रेस में हैं सब लोग, हुकूमत भी और जो हम पब्लिक हॉस्पिटल वाले भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी हैं, लेकिन ये एक इन्फॉर्म एक स्ट्रेटेजी के तहत खोला जा रहा है और वो स्टैगरिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई है। स्कूल को अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, उसकी भी है कि कहाँ पर किसी स्कूल में यह आता है तो इतने केसेस आएंगे तो ये होगा, इसका पूरा एक बना हुआ है। और वालिदैन को भी अगर ज़रा भी कोई सिम्टम हो, किसी बच्चे को नज़ला भी हो तो उसको बच्चे को बुखार हो तो बच्चे को न भेजें, तो स्कूल ही ना भेजें, ताकि अगर खुदा न खासा अगर कोई ऐसा है तो भी दूसरे को नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एहतियात है, और ये तो इतनी दफ़ा कह दी गई है कि जी सब लोग उसको समझते हैं। अल्टीमेटली स्कूल्स खुलना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो खुलना ही है, लेकिन अब हमें एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे नो डाउट ठीक है, उनको जितना भी आप ट्रेन कर लें, जितना भी आप एहतियात की कोशिश कर लें, लेकिन एक वक्त आता है जब वो साथ में मिलते ज़रूर हैं, साथ खाना पीना करते हैं, साथ पढ़ते हैं, साथ बैठते हैं, उठते और खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों को लगने के चांसेस होते हैं। जिन बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत होती है, उनको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ उनको प्रॉब्लम्स नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत मजबूत नहीं होती है, कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी वो दूसरे इन्फेक्शंस कैरी कर लेते हैं। इसीलिए हमें इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो अपने हैंड वॉशिंग का ख्याल रखें, डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस किस्म की ग़िज़ा ज़रूर दें जो कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत करे, जिसमें गोश्त, अंडा, दालें, प्रोटीन्स, सारी चीज़ों की एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू फिर स्टार्ट हो गया है, डेंगू के भी केसेस आना शुरू हो गए, तो ये सारी चीज़ें साफ़ पानी और साफ़ हाथ धोने के बाद में इस्तेमाल करने से आप इससे बचा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद है या नहीं है। जब अगर आपका टॉप से सवाल हो रहा होता है, जैसे NCOC का एक प्लेटफॉर्म है, फिर प्रोविंशियल टास्क फोर्स हैं जो कि मिलती हैं रोज़ के ऊपर लेवल के बेसिस के ऊपर है। अब जैसे कल मीटिंग चल रही थी कि टेस्टिंग की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है जब स्कूल खुल रहे हैं हम लोगों को, तो उसके लिए किट्स का इंतजाम है या नहीं है, अगर नहीं है तो वहाँ से कितनी प्रोवाइड होगी, ये सारी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर जो है ना काम हो रहा है। बात तो यही है कि अल्लाह ताला जो है ना इसको ना बढ़ाए और हम इसको कंटिन्यू करें। ऑफ बटन है हमारे पास, मतलब हुकूमत के पास ऑफ बटन है कि जी किस वक्त ऑफ कर सकते हैं उसको। कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में ही डॉक्टर्स का काम खासा बढ़ गया, लेकिन जनूबी अफ्रीका में जहां इस वायरस ने खासी तबाही मचाई है, प्लास्टिक सर्जन्स बहुत मसरूफ हो गए हैं। उनका कहना है कि मुल्क में एक तरफ तो जदीद मेडिकल की सहूलतें मौजूद हैं, साथ ही कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से तन्हाई के दौरान अब बहुत से लोग अपनी शक्ल सूरत बदलने में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ऐसे में जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, जनूबी अफ्रीका की डॉक्टर सादिया लहर बहुत मसरूफ हैं, मगर वो मुतादी अमराज की माहिर नहीं बल्कि एक प्लास्टिक सर्जन हैं। अगरचे बहुत से लोग इन दिनों अस्पतालों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सादिया लहर का अस्पताल ऐसे लोगों से भरा है जो अपने चेहरे और दीगर जिस्मानी आज़ा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। यकीनन बहुत से लोग आ रहे हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर लोग अभी भी घरों पर हैं। वो बहुत बाशऊर भी हैं। मुझे लगता है कि जब कोई वबा आती है तो लोगों को एक तरह का एहसास हो जाता है कि हम सब महदूद वक्त के लिए दुनिया में हैं और आप हर चीज से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर इसका मतलब ये है कि अपने बारे में बेहतर महसूस करें तो क्यों नहीं। Why not? सादिया के जोहानिसबर्ग अस्पताल में आने वाले अफराद का पहले कोविड टेस्ट किया जाता है और बीमार मरीजों से अलग वार्ड में रखा जाता है। एलिशिया डिलॉन्च का कहना है कि उन्होंने कोविड के दौरान छाती की प्लास्टिक सर्जरी का फैसला काफी सोच विचार के बाद किया।
उनकी डॉक्टर ने फैसला किया कि मसरूफ अस्पतालों से बचना ही बेहतर है, इसलिए उनका प्रोसीजर फर्टिलिटी क्लिनिक में किया गया। ये ऐसी चीज है जो मैं तवील अरसे से करने की ख्वाहिशमंद थी, और जब वक्त आया तो मैंने सोचा इससे कतई नजर कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मैं ये करूंगी। हमें नहीं मालूम कि ये सब कब खत्म होगा। एलिशिया डिलॉन्ज की सर्जरी पर तकरीबन $2,600 लागत आई है। दी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स का कहना है कि अमेरिका में इस तरह की सर्जरी की औसत कीमत $4,000 से भी कम है। अगरचे अफ्रीका अक्सर सेहत की मसाइल की वजह से तवज्जो का हामिल रहता है, लेकिन डॉक्टर सादिया लहर का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की तिबी सहूलतें आलमी सतह की हैं। हम बहुत सी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज और तरीक़ेकार से वाकफियत रखते हैं। यहाँ काफ़ी पेशावराना महारत पाई जाती है और देखने और सीखने को बहुत कुछ है, और हम इन सब में हमेशा तिबी बरादरी की हैसियत से शामिल रहे हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में बहुत कुछ है जो हम मुहैया कर सकते हैं और इसमें हिस्सा डाल सकते हैं। और वो कहती हैं कि कौन जानता है कि शायद आप एक नए और बेहतर शख्स के तौर पर यहाँ से जाएं। अनीता पावेल की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में कहानी कोयटा के काजी रफीक की, जिनका ख़ानदान कई सालों से फ़न ख़ताती से मुंसलिक है। इन दिनों वो खुद कोयटा की एक छोटी सी दुकान में नौजवानों और बच्चों को यही हुनर सिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के दौर में किस तरह वो ख़ताती का फ़न कलम, दवात और तख्ती के सहारे ज़िंदा रखे हुए हैं। पेश है मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट। कोयटा की इस छोटी सी दुकान में काजी रफीक बच्चों को ख़ताती सिखा रहे हैं। काजी रफीक जद्दी पुश्ती ख़तात हैं। वो बताते हैं कि इनके बचपन में वालिद के नाम लिखे गए एक रिश्तेदार के खतूत देखकर इनमें फ़न ख़ताती सीखने का शौक़ पैदा हुआ। हमारे आबा व अजदाद से ये फ़न आ रहा है तकरीबन 300-400 साल से। हमारे एक चचा थे मौलवी अब्दुल हलीम साहब, वो एरी शहर ज़िला कच्छी में रहते थे। वो बहुत आला पाए के ख़तात थे उस ज़माने में, जब बलूचिस्तान में ख़ताती का कोई नाम व निशान नहीं था। तो फिर वो मेरे वालिद साहब को ख़त लिखते थे वहाँ से, बहुत ज़बरदस्त ख़ताती के हिसाब से। तो जब मैं ये ख़त देखता था तो अपने वालिद से पूछता था कि बाबा ये ख़त किसने लिखा है इतना बेहतरीन खूबसूरत नस्तैलिक फ़ारसी ख़त में? तो कहता था कि हमारे मौलवी साहब हैं, यहाँ से हिजरत करके कराची चले गए, अब वहीं पे सेटल हैं। तो फिर उन्हीं खतूत को देख के मेरा शौक़ बढ़ा। कोयटा में नई नस्ल को ख़ताती सिखाने से पहले काजी रफीक ने कुछ बरस दुबई में भी गुजारे, जहां वो फिल्मों के टाइटल्स बनाते थे। मैं जब गया वहाँ पे भी साइन बोर्ड्स कलर्स के साथ लिखे जाते थे। फिर वहाँ पे ये प्लास्टिक साइन बोर्ड्स न्यून का काम शुरू हो गया। वहाँ पे काम करता रहा इत्तफाकन फिर मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री वाले आ गया। उस ज़माने में टेक्निक इतनी कामयाब नहीं थी, कंप्यूटर भी इतने फ़ाल नहीं थे, नए थे, तो ये हाथ से सारा काम करते थे हम लोग। फिर उन्होंने कहा भाई हमें ये आदमी चाहिए, क्योंकि हमारी फिल्में रिलीज़ होती हैं, चाहे हॉलीवुड से हैं, बॉलीवुड से हैं। फिर वो फिल्में आती थी तो वो शीशे पे स्लाइडिंग के ज़रिए हम लोग टाइटल फिल्मों के मैं बनाता था। फिर उनके साथ मैंने बड़ा तवील अरसा गुजारा। हाँ, काजी रफीक के बलूचिस्तान में दर्जनों शागिर्द हैं। कंप्यूटर के इस दौर में वो तख्ती पर कलम और दवात से लिखना सिखाते हैं, एक रिवायत जो स्कूलों से तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर जैसे ही वापस हम लोग आए तो मैंने सोचा कि भाई चूँकि ये काम सीखा हुआ है इसको आम करना है। हाँ, ये आम लोगों तक पहुँचाना है, ये नहीं कि मैं अपने साथ इसको रखूँगा। मुझे 10-12 साल हो रहे हैं। हाँ, तो मैं इस चीज़ में कामयाब भी हुआ माशाअल्लाह। यहाँ पर अच्छे पेंटर्स बने, लोग आर्टिस्ट बने, यहाँ पर मुसव्विर बने। फ़न ख़ताती के चाहने वाले तो बहुत हैं, मगर इसे सीखने का सब्र आज़मा काम करने वाले कम ही हैं। काजी रफीक को उम्मीद है कि इनके सीखने वाले इस हुनर को इनके बाद भी जिंदा रखेंगे। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। शो में शामिल मौज़ूआत पे हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करना ना भूलिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।